धूप से चमकते समंदर के किनारे यूकेलिप्टस के विशाल जंगल, हवा में लहराते घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया के इन जंगलों में दुनिया के कुछ बहुत ही शानदार और खतरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ा बदलाव हो रहा है। जंगलों में लग रही आग और बाढ़ें कॉन्टिनेंट पर असर डालती हैं। सदियों से कायम सिस्टम तेजी से बदल रहा है। पुराने मुखियाओं की जगह नए मुखिया उभर रहे हैं। कोस्टलाइन के हालात में बदलाव आने की वजह से उन जीवों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं जो जोखिम उठा सकते हैं। बहादुर और साहसी जानवर नए इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं और पुराना हिसाब किताब चुकाने के साथ साथ जीने की जंग लड़ सकते हैं। वाइल्ड कोस्ट। घास के तटीय मैदानों में ऑस्ट्रेलिया का एक लाजवाब जानवर आगे बढ़ रहा है। ईस्टर्न ग्रे कैंगरू की प्रजाति यहां 1.5 करोड़ साल से मौजूद है। ये एक बड़ा और ताकतवर जानवर है, लेकिन इस मेल को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा है। पिछले साल जंगल की आग ने इसके इलाके को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से इसके झुंड को मजबूर होकर नए इलाके में आना पड़ा। लेकिन झुंड पर शासन करने वाला मेल यहां नहीं आ पाया। वो झुंड में शांति बनाए रखने के साथ साथ दूसरे मेल्स पर भी नियंत्रण रखा करता था और झुंड की सुरक्षा भी करता था। इसलिए अब एक नए मुखिया को तरक्की करके ऊपर पहुंचना होगा। इस ग्रे कैंगरू की नजर उस ओहदे पर है, लेकिन इस अकेले की नजर ही इस गद्दी पर नहीं है। कई दूसरे मेल कैंगरू भी उस पर बैठना चाहते हैं। और जो भी उसमें कामयाब होगा, झुंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे ही उठानी होगी, क्योंकि नए इलाके में खतरों की कोई कमी नहीं है। डिंगोस इन घास के मैदानों के खतरनाक खिलाड़ी। ये मांसाहारी जानवर कैंगरूज के कुछ कुदरती दुश्मनों में से एक है।
दो डिंगोस कैंगरूज पर घात लगाकर हमला करने के लिए झुंड से अलग हो गए और घनी झाड़ियों में से आगे बढ़े। ग्रे कैंगरू की सुनने की क्षमता के कारण उसे पता लग गया। ये उसके लिए झुंड को सुरक्षित जगह में ले जाकर अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका है। उसने अपने पिछले पैरों से जमीन पर थपथपाते हुए झुंड को भागने का इशारा किया। जैसे ही मेल भागा, झुंड भी भागने लगा, लेकिन डिंगोज ने उन्हें खड़ी घाटी की तरफ धकेलकर धीमा करने की कोशिश की। वो किसी युवा कैंगरू का शिकार करना चाहते हैं। ग्रे कैंगरू के पिछले पैरों के विशाल टेंडन्स स्प्रिंग्स की तरह काम करते हैं। जब भी उनके पैर जमीन से लगते हैं तो वो ऊर्जा इकट्ठी करते हैं और कूदते वक्त उसे छोड़ते हैं। वो झुंड के लिए एक सुरक्षित रास्ता चुनता है। डिंगोज लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं, जबकि खुले इलाके में कैंगरूज 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं। मेल ग्रे कूदते हुए अपने झुंड को चट्टानी झाड़ियों से निकालकर खुली घाटी में ले आया। अब यहां से सब कुछ रफ्तार पर निर्भर होगा। अब डिंगोस के पास कोई मौका नहीं है। मेरी लड़ाई अभी बाकी है। जंगल की आग और टेम्परेचर के बढ़ने से जमीन को नुकसान पहुंच रहा है और इसका असर पानी में भी महसूस किया जा सकता है। गर्म होते समंदर और ज्यादा मछली पकड़ने की वजह से यहां खाना ढूंढने में मुश्किलें आ रही हैं, जिससे पानी के नीचे खाने को लेकर लड़ाइयां पहले से कहीं ज्यादा हो गई हैं। यहां तक कि सबसे बड़े शिकारियों में से एक ग्रेट व्हाइट शार्क पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। एवोल्यूशन ने इसे इतना जबरदस्त शिकारी बनाया कि इसमें लाखों सालों से कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अब इसके आसपास की दुनिया बदल रही है। समुद्र में कम मछलियां होने की वजह से जिन सील कॉलोनीज पर यह खाने के लिए निर्भर है, उनमें कमी आई है। इसलिए शिकार का बेहतर इलाका ढूंढने के लिए शार्क ने खुले पानी में हजारों किलोमीटर की यात्रा की। अब ये सही जगह पर है। ये ऊबड़ खाबड़ समुद्र तट का एक खुला हिस्सा है। ये इलाका है एक दूसरे बहुत ही खास शिकारी फर सील का। पंद्रह साल पहले इसी समुद्र तट पर इसका जन्म हुआ था। बदलते समुद्र का असर इस पर भी पड़ा है। तेजी से कम हो रही मछलियों तक पहुंचने के लिए अब इसे किनारे से दूर और आगे तक तैरना पड़ेगा। किनारे के नजदीक का उथला पानी सील्स को सुरक्षा प्रदान करता है।
30 मीटर की दूरी पर एक ढलान और अंधेरे रास्तों की भूल भुलैया शुरू हो जाती है। सबसे अच्छा खाना यहां से और आगे है, लेकिन वहां ग्रेट व्हाइट शार्क भी है जो पहले से सील का इंतजार कर रही है। फर सील की खुशबू उस तक पहुंच गई है। ग्रेट व्हाइट शार्क की सूंघने की शक्ति बाकी सभी शार्क से तेज होती है। दूसरी सेंसेस उसे सील के और भी करीब खींचती हैं। शार्क की नाक के आसपास लगे डिटेक्टर्स फर सील की मसल से निकल रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स को महसूस करते हैं, और जैसे ही वो उसके और करीब पहुंचती है तो वो उसके दिल की धड़कन पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देती है। फर सील उससे बच सकती है। किसी बिल्ली की तरह उसकी बड़ी आंखों की परतें भी कम रोशनी को रिफ्लेक्ट करके बढ़ा सकती हैं। उसके वर्टेब्रे के बीच के जोड़ लचीले होते हैं, जिनकी वजह से सील अपनी रीढ़ को मोड़कर उसी जगह से वापस मुड़ सकती है। वो अपने ताकतवर अगले फ्लिपर्स का इस्तेमाल करके शार्क से दूर उथले पानी की सुरक्षा में पहुंच गई। शायद ये मछली पकड़ने के लिए निकलने का सही समय नहीं है, लेकिन देर सवेर उसे बाहर निकलना ही होगा। चट्टानों पर उसका 3 महीने का बच्चा है। यहां भी खतरों की कोई कमी नहीं है। आक्रामक ब्रीडिंग मेल्स कॉलोनी के बच्चों के प्रति लापरवाह रहते हैं। ये लंबा चौड़ा मेल सील के बच्चे को आसानी से कुचल सकता है। वो उसका ध्यान अपने कमजोर बच्चे से हटाना चाहती है। मेल का वजन उससे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन मां अपने वजन की कमी को अपनी बहादुरी और साहस से पूरा करती है। वो अपना मुंह खोलकर मेल को अपने नुकीले दांत दिखाती है। मेल की मोटी चमड़ी कवच का काम करती है, लेकिन उसमें एक कमजोरी भी है। फीमेल ने अपने दांत उसकी नाजुक गर्दन में घुसा दिए। इस वार का उस पर असर हुआ और वो भाग गया। बच्चा ये देख रहा है। मां ने आज उसे सिखाया है, बड़ा होने का मतलब हमेशा विजेता होना नहीं होता। है सामने विशाल नुकीले और तेज मैंडिबल्स, पीछे एक जहर से भरा हुआ स्टिंगर। ज्यादातर एंट्स की नजरें कमजोर होती हैं, लेकिन अपनी बड़ी आंखों से बुल एंट अच्छी तरह देख सकती है, जिससे उसे खाना ढूंढने में मदद मिलती है। बुल एंट की नजरें बहुत बेहतर होती हैं। वो अपनी बड़ी आंखों का इस्तेमाल माहौल और जगहों को स्कैन और याद रखने में करती है। बुल एंट 1 मीटर दूर से अपने अगले भोजन को देख सकती हैं।
इसे सावधानी से चलना चाहिए। जंगल में बड़े शिकारी घूम रहे हैं। चींटी के जबड़े बहुत जल्द एक्टिव होते हैं। हजारों मसल फाइबर्स एक साथ सक्रिय होते हैं, जिससे उसका मुंह मौत के चारों ओर कसकर चिपक जाता है। लेकिन मौत हार नहीं मानता। वो अपने गुबार उड़ाने वाले स्केल्स को झाड़कर बुल एंट को मुश्किल में डालता है। एंट थोड़ी देर के लिए अंधी हो गई है, लेकिन वो लड़ती है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मौत को वहीं ले आती है जहां वो चाहती थी। फिर वो अपने सुई की तरह नुकीले डंक से जहर का घातक वार करती है। मौत मरा नहीं है, पैरालाइज्ड हो गया है। बुल एंट को इसे खींचकर कॉलोनी तक ले जाना होगा, जहां वो इसके टुकड़े करके लार्वा को खिला सकेगी। झुंड के अंदर मेल ग्रे का कद बढ़ रहा है। लेकिन उसका ये विरोधी अपनी पहली चाल चलता है। अपना शरीर दिखाना एक तरह की चुनौती है। चालीस डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी में हर कोई बेहाल है। मेल ग्रे कैंगरू को शांत रहना होगा। आराम कर रहे कैंगरूज को पसीना नहीं आता, इसलिए वो तेजी से हाँफते हैं और अपने हाथों और बाहों को चाटते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा मक्खियां पैदा हो गई हैं। झुंड में दरारें दिखने लगी हैं। इन्हें शांति बनाए रखने और सुरक्षा के लिए एक नए नेता की जरूरत है। यहां तक कि युवा भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अभी ने मां के पाउच से निकले ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन पहले ही ये अपनी ताकत किसी पर भी आजमाने के लिए बहुत उतावले हैं। पहले एक किक, फिर एक मुक्का। अगर आपका विरोधी भाग गया तो जीत आपकी। इस तरह की हाथापाई सिर्फ खेल की लड़ाई है। अपने मुक्केबाजी के हुनर को बेहतर करने और अपनी मसल्स को बनाने का एक तरीका है। इन युवा कैंगरूज में मुखिया बनने की काबिलियत नहीं है, लेकिन ग्रे में झुंड के नेता की खासियतें मौजूद हैं। वो बड़ा है, उसकी मसल्स मजबूत हैं और उसमें बहुत सारे गुण भी हैं। उसका वजन 70 किलोग्राम है और उसमें आधा वजन उसके मसल्स का है। वो लगभग 2.5 मीटर लंबा है, लेकिन विरोधी का कद भी कम नहीं।
ग्रे अपने दबदबे को बनाए रखने की कोशिश में हल्की सी आवाज निकालता है। जवाब में विरोधी अपने शरीर का लचीलापन दिखाता है और ग्रे को डराने की कोशिश करता है। यह साफ है कि अगर ग्रे को मुखिया बनना है तो उसे इस चुनौती देने वाले के साथ मुकाबला करना होगा। यह मुकाबला कोई खेल नहीं होगा। दोनों लड़ाके अपनी कदकाठी के साथ खड़े हैं। बाएं कोने में खड़ा ग्रे अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए उसे घूरता है, लेकिन विरोधी आंखें मिलाकर उसे डराने की कोशिश करता है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ग्रे के लिए चाल चलने का समय है। वो विरोधी को पीछे की ओर धकेलता है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। मुखिया पद की यह लड़ाई कई दिनों तक चल सकती है और विरोधी की लो किक से पता चलता है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। जमीन पर सुरक्षित रहकर फर सील शुरुआती 4 महीनों से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। उसका दूध पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पौष्टिक माना जाता है, लेकिन इसे पैदा करते रहने के लिए फर सील को खाने की जरूरत है। लेकिन वो जिन मछलियों, स्क्विड्स और ऑक्टोपसेस का शिकार करती है, उन्हें ढूंढने के लिए अब किनारे से बहुत दूर जाना पड़ता है। उन तक पहुंचने के लिए उसे ग्रेट व्हाइट शार्क का सामना करना पड़ेगा। जमीन पर फर सील सुस्त और आलसी लगती है, लेकिन पानी में वो एक एथलीट है। खाने की खोज में वो अपने घर से 200 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। वो ग्रेट व्हाइट की नजरों से बचकर मछली और स्क्विड खाने के बाद अपने बच्चों के पास सुरक्षित पहुंचना चाहती है। वो गहरी ढलान में पहुंच गई। सील की एक सांस लगभग 10 मिनट चलेगी। उसके बाद उसे सांस लेने दोबारा ऊपर आना होगा। वो समय सबसे मुश्किल होता है। समुद्री घास ग्रेट व्हाइट को छिपने में मदद करती है। उसका ऊपरी काला शरीर गहराई के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ऊपर से देखना मुश्किल है। इसलिए ग्रेट व्हाइट शार्क लापरवाह फर सील को ढूंढकर नीचे से हमला करना चाहती है। फर सील समुद्र तल के करीब रहती है। उसने समुद्री घास में मौजूद हर चट्टान और रास्ते को याद कर लिया है। ये एक अंदर लगे जीपीएस की तरह है, जिससे उसे सुरक्षित रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। वो पहली मुश्किल पार कर चुकी है।
लेकिन अपने बच्चे के पास वापस पहुंचने के लिए उसे दूसरी बार शार्क के आगे से निकलना होगा। वो ऊपर आकर सांस लेती है। अब खाने का समय हो गया है। उसे गहरे पानी में मछलियों के एक विशाल झुंड का पता लगा। फर सील के मोटे विस्कर मूवमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनका इस्तेमाल करके वो किसी भी मछली पर सटीक हमला करके उसे मार सकती है। 1 घंटा खाने के बाद वापस किनारे पर जाने का समय हो गया है। लेकिन ग्रेट व्हाइट शार्क अलर्ट है और इस बार उसने फर सील के इरादे को भांप लिया है। शार्क इसी तरह के हमले के लिए बनी है। उसकी स्किन पर बने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स खिंचाव को कम करते हैं, जिससे वो चुपचाप तेजी से तैर सकती है। खुले पानी में हमले से बचने के लिए फर सील तंग रास्तों से गुजर रही है। नीचे रहने से अचानक हमले के चांस कम होते हैं। लेकिन उसकी सांस खत्म हो रही है। उसे जल्द ही ऊपर आना होगा। ग्रेट व्हाइट ने उसे नीचे से देख लिया। उसकी रफ्तार पकड़ने से प्रेशर वेव पैदा हुई। फर सील ने प्रेशर वेव को महसूस किया और आड़ा तिरछा तैरते हुए शार्क के जबड़े से कुछ सेंटीमीटर से बच गई। ग्रेट व्हाइट का विशाल शरीर उसे रफ्तार देता है, लेकिन वो एनर्जी नहीं बचा सकता। अपने पहले वार से मारने में नाकामयाब होने पर उसकी सफलता के चांस कम हो गए हैं। फर सील उथले पानी में भाग गई, लेकिन वो एक तंग जगह में है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शार्क ने उसे घेर लिया है, इसलिए वो समुद्र तल का इस्तेमाल कर रही है। वो चट्टानों के करीब है। ग्रेट व्हाइट उसे देख सकती है, लेकिन वो तल से इतने करीब है कि शार्क वहां नहीं जा सकती। अगर वो पहुंच से दूर रही तो वो शार्क को थका देगी और वो हार मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन फर सील एक कदम आगे निकलकर ग्रेट व्हाइट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए उसकी नजरों से बची रही। ग्रेट व्हाइट परेशान होने के साथ साथ अपनी ऊर्जा भी खो रही है। इससे फर सील को उथले इलाके से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाने का मौका मिल गया। ग्रेट व्हाइट दोबारा गहरे पानी की तरफ निकल पड़ी। इस बार उसका ध्यान
कम अनुभवी सील्स के ग्रुप की तरफ है। चार ताकतवर मसल्स उसके जबड़े को बंद करने का काम करते हैं और शार्क के 50 नुकीले दांत सील के शरीर में छेद कर देते हैं। फर सील अपने बच्चे से वापस दोबारा मिल गई। ग्रेट व्हाइट ने भले ही कॉलोनी की आबादी में एक की कमी कर दी, लेकिन फर सील ने दिखाया कि बड़े और ताकतवर दुश्मन को हराया जा सकता है। और अपने बच्चे को पौष्टिक खाना देकर फर सील ये साबित कर रही है कि उसकी ये कॉलोनी इस तट पर फलती फूलती और बढ़ती रहेगी। उधर तटीय जंगल में